गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पर हमने छोड़ा था तो इससे आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको। जॉबलेस ग्रोथ, यहाँ फर्स्ट पॉइंट दिया, इट रिफर टू ए सिचुएशन व्हेन देयर इज an overall acceleration in the growth rate of GDP in the economy without corresponding expansion in employment opportunity। तो यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ, यहाँ पर हम जीडीपी को कंसिडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जीडीपी को कंसिडर किया जाएगा। तो आप जनरली ये जानते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इट्स पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल का ग्रोथ हो रहा है तो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उतना रहेगा। और इस वजह से क्या है, विदाउट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जीडीपी ग्रोथ कर सकती है, जीडीपी आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए आपको पढ़ाया गया होगा, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि जीडीपी ग्रोथ इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर टू कंसिडर द ग्रोथ ऑफ द नेशन। जीडीपी का बढ़ना किसी भी देश के आर्थिक विकास का पैमाना नहीं है, है ना। जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब नहीं कि वो देश में बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि जीडीपी क्या है, ओवरऑल आउटपुट ऑफ द इनकम। देश में जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका फाइनल आउटपुट लिया जाता है, उसका वैल्यू लिया जाता है। जनरली हम मेजर किस में करेंगे, इन करेंसी, इसको करेंसी में मेजर किया जाता है। तो सबका फाइनल लिया जाता है, फाइनल आउटपुट हम यहाँ लेते हैं और उसका वैल्यू काउंट करके टोटल ओवरऑल वैल्यू को जीडीपी में कंसिडर किया जाता है। तो वही इसको यहाँ समझा रहा है आपको, इट रिफर ए सिचुएशन में देयर इज ओवरऑल एक्सीलरेशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी इन द इकोनॉमी विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किए हुए भी जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है ना। अब नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वाइज, यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर 1972-73, 1990 से 2000, 99 से 2000 तक दिया हुआ है। तो प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड थे, 74.3, वहीं 99 से 2000 में 60.4%। सेकेंडरी सेक्टर में 10.9, यहाँ पर 15.8, टर्सरी सेक्टर में 14.8, 23.8। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परसेंटेज कम हुआ है ना, ओवरऑल जो भी वर्क फोर्स है तो ओवरऑल वर्क फोर्स में कमी आई और इन दो सेक्टर में ग्रोथ हुआ। तो किसी भी देश के लिए क्या है, जितना ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में जितना कम लोग काम करेंगे और जितना ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, ये क्या है, डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है ना। सबसे ज़्यादा अगर सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम पीपल काम कर रहे हैं तो वो देश उतना ज़्यादा डेवलप होता है। जितना भी डेवलप नेशन में आप जाओगे तो वहाँ मैक्सिमम पीपल आपको सर्विस सेक्टर में मिलेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद प्राइमरी। और जिस देश में क्या है, सबसे ज़्यादा वो 80% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो वो मोस्टली अंडर डेवलप नेशन में आते हैं, है ना। और 70% और 50% के बीच या 40% के बीच में आ जाता है, मोस्टली वो डेवलपिंग नेशन होते हैं, है ना। तो ये अब इसको आगे चलें, यहाँ पे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स।
द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। अब हमारे पास जो भी वर्क फोर्स है, जितने लोग भी कहीं अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग सेक्टर में जब लोग काम कर रहे हैं तो कैजुअलाइजेशन का वर्क फोर्स का मतलब क्या है? जो बेटर सेक्टर हैं। अब बेटर सेक्टर का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर बेटर इन कंपैरिजन टू कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्क के कंपैरिजन में ये क्या है? बेहतर है। और रेगुलर सैलरी जिसको भी रेगुलर सैलरी मिल रही है उसका भी काम क्या है? बेहतर है। किसके कंपैरिजन में? कैजुअल वेज। तो कैजुअल वेज के कंपैरिजन में ये दोनों बेहतर हैं, है ना। अब यहाँ क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्क। अब ये दोनों सेक्टर से लोग निकल कर कहाँ जाएंगे? कैजुअल वर्क में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी निकल कर कैजुअल वर्क में जाएंगे और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से भी लोग निकल कर कैजुअल वर्क में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसी को कहा जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। हमारे पास जो वर्क फोर्स है उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, और डेफिनेटली जब यूज नहीं होगा तो क्या होगा? देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। तो ज़्यादातर कोशिश किया जाता है, कोई भी इकोनॉमी कोशिश की करती है कि जो उसका कैजुअल वर्क फोर्स है उसको निकाल करके हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड में ले जाएं। लेकिन अब उल्टा होने लगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से निकलकर कैजुअल वर्क वेज में आने लगे, कैजुअल वर्क फोर्स में आने लगे। तो इसका मतलब क्या है? वो देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भले जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना। जीडीपी किस पर में? बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं उनका जब बिजनेस प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, है ना, देश में कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगेगा, है ना। एक ही रोड को साल भर में 10 बार बनाया जाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या, ये कंसिडर नहीं करता है कि देश तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो बहुत सारी जनता जो रहती है उनका विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। तो यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट, तो यही यहाँ पर आपको समझा रहा है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, है ना। अब नेक्स्ट, informalization of Indian workforce. So it refers to situation where by the proportion of workforce in the informal sector to the total work increases. तो इनफॉर्मल सेक्टर आपने पढ़ा है क्लास 10th में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो इट रिफर टू सिचुएशन वेयर बाय द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्क फोर्स इंक्रीजेज। अब यहाँ बोल रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में अगर वर्क फोर्स बढ़ने लगे, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल आप पढ़े हो, है ना, जहाँ भी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारी संस्थाएं हैं, या जो लिमिटेड कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, है ना, ये सारे क्या हैं? फॉर्मल सेक्टर में आती हैं। क्यों आती हैं? बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कंट्रोल में है। और यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उनको क्या है? बेटर सैलरी या वेजेज मिलता है इनका। अब जो भी इनफॉर्मल सेक्टर मतलब छोटे छोटे संस्था, जैसे यहाँ पर क्या हो गया? कैजुअल वर्कर। तो कैजुअल वर्कर किस में आएगा? इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, छोटे छोटे बिजनेसेस, है ना, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। तो यही है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्क फोर्स, है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा है, सिचुएशन वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्क फोर्स।
अब मैं यहाँ पर कितने प्रोपोर्शन, जितना भी हमारे पास वर्क फोर्स है उसमें कितने लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्क फोर्स। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। अब यहाँ पर आपको समझा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। हमने पढ़ा कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या किस में आता है, ये फॉर्मल सेक्टर में आता है और ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, the enterprises or places of work where the in terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by the government and have to follow the rules and regulation are given. तो organized sector क्या है? These are those enterprises where in terms of employment people are hired on permanently. यहाँ permanently hire किए गए है ना. They get fixed salary and other social benefits. है ना. अब ये दे ऑल दीज ऑर्गेनाइज सेक्टर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. मोस्टली दे आर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और लिमिटेड कंपनी, दोज हु आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड दे आर अंडर द गाइडेंस एंड सर्विलेंस. सरकार के गाइडेंस और सर्विलेंस के दोनों के अंदर निगरानी में ये सेक्टर हैं. तो जनरली यहाँ पर क्या है, बेटर सैलरी लोगों को मिलती है, ग्रेचुइटी और अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम यहाँ मिल जाती है. अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मोस्टली इसको इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है. द इंटरप्राइजेज और प्लेस ऑफ वर्क आर नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड डज नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन. दे आर, अब यहाँ पर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर, दीज आर दो सेक्टर व्हिच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द government, and mostly here people are engaged on the casual basis of work, mostly construction labor, the people who are working as a household servant है ना, in mostly in shops. तो ये सब क्या है, informal sectors में आते हैं. worker enjoy security of employment. अब organized sector में क्या है, employment security है. एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो यहाँ पर आपको निकाला नहीं जाता. जनरली बहुत, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आए तब तक आपको यहाँ से नहीं निकाला जाता. और यहाँ पर क्या है, कोई सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, है ना. 2-4 दिन काम किए फिर काम बंद, आप जाइए. तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है. दे वर्क ओनली ऑन फिक्स नंबर ऑफ आवर. अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है, दे हैव द फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग, फिक्स वर्किंग आवर है ना. और यहाँ पर पेमेंट ज़्यादा है, कैजुअल वर्क से पेमेंट ज़्यादा है और काम कम है. देयर इज़ नो फिक्स नंबर ऑफ आवर. यहाँ पर कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर नहीं है ना. क्या, अब जैसे मोस्टली द पीपुल, हाउस होल्ड सर्वेंट या शॉप्स में लोग जो काम करते हैं सुबह 9 बजे से रात 10 बजे 11 बजे तक करते हैं, तो वहाँ पर फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, सैलरी भी कम है. वर्कर इंजॉय बेनिफिट लाइक पेड लीव, प्रोविडेंट फंड एंड मेडिकल बेनिफिट. ये सबको आपको पता होगा. पेड लीव मीन्स आप छुट्टी लेंगे तभी भी आपको सैलरी मिलेगी. प्रोविडेंट फंड, तो ये फंड मिलता है लास्ट, आप रिटायरमेंट होंगे तो एक सरकार आपको फंड देती है. एंड मेडिकल बेनिफिट, पूरी फैमिली के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है. यहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है. आपको जो भी करना है आपको सैलरी से ही करना है. साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया. तो इससे पहले इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स पढ़े, है ना. तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, मोस्टली जो फॉर्मल सेक्टर है, अब प्राइवेट कंपनियों के आने के बाद क्या हुआ, जनरली आप देखें कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, हमारे यहाँ इनफॉर्मलाइजेशन हुआ. पहले ज़्यादातर लोग जो भी काम करते थे मोस्टली परमानेंट बेसिस पर करते थे. गवर्नमेंट, सरकार की, है ना, सरकारी कंपनियों में काम करते थे, परमानेंट बेसिस पे करते थे. प्राइवेट सेक्टर भी था तो वहाँ भी परमानेंटली हायर किया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायरिंग नहीं थी. लेकिन जब से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, है ना, तो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ, ज़्यादातर जितनी भी बड़ी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो हायर परमानेंट बेसिस पे बहुत कम कर रही हैं. मोस्टली दे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप पेप्सी वगैरह ड्रिंक्स पीते हो, तो पेप्सी क्या है,
कहीं भी वो परमानेंटली हायर नहीं करती है एम्प्लॉय को, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, किसी छोटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी कि आपको ऐसा ड्रिंक्स बनाना है, और वो बना कर देगी और वो मार्केटिंग करके केवल बेच रही है। तो वहाँ क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया हुआ है। तो मोस्टली वहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मान लो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहा है साल भर में 6 महीना, तो 6 महीना लोग काम करेंगे, फिर 6 महीना घर बैठ जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पेमेंट कम मिलती है, कोई फैसिलिटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिलती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। पहले इंडिया में जो भी वर्कफोर्स था वो फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा करता था काम, लेकिन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉर्मल सेक्टर से हम निकाल करके इंडियन वर्कफोर्स को कहाँ डाल रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये देश के लिए क्या है, बेहतर नहीं है ना, किसी भी देश के लिए। जो भी लोग काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगी तो पॉवर्टी आएगी, है ना। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। अब साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, about 17% of workforce comprises of male worker, 30% are female worker। तो यहाँ पर ये जेंडर वाइज डिवीज़न दिया हुआ है। जितना भी हमारे पास वर्क फोर्स है, वर्किंग पीपुल हैं, उसमें से 70% मेल वर्कर हैं, 30% फीमेल वर्कर हैं। नियरली 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया, अर्बन वर्क फोर्स इज ओनली 30%। अब बोल रहा है कि जनरली आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और प्राइमरी सेक्टर में मैक्सिमम लोग 52.6% लोग केवल प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्कफोर्स कहाँ ज़्यादा मिलेगा, रूरल एरिया। तो 70% वर्कफोर्स कहाँ मिलता है, रूरल एरिया में, और केवल 30% लोग ही अर्बन एरिया में काम करते हैं। परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरिया इज नियरली 30% वाइल इट इज ओनली 20% इन अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया में 30% महिलाएं, 70% मेल हैं, 30% महिलाएं काम करती हैं, जबकि अर्बन एरिया में केवल 20%, 80% महिलाएं मेल वर्कर हैं जो भी अर्बन एरिया है। तो ऐसा क्यों है कि मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर महिलाएं भी हेल्प करती हैं या काम करती हैं, जबकि अर्बन एरिया में बहुत सारी फीमेल्स वर्क नहीं कर पाती हैं, मोस्टली दे मेल वर्कर ही काम करता है। बहुत अभी भी जो परसेंटेज है मेल और फीमेल का बहुत ज़्यादा गैप है। वर्कफोर्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय द सेक्टर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन जीडीपी। तो अलग अलग सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर दिया गया वर्कफोर्स एंड जीडीपी, है ना। तो वर्कफोर्स, अब वर्कफोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 100% वर्कफोर्स है। तो 58% जो वर्कफोर्स है ना, 58% लोग, जितना भी देश में लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से 58% लोग कहाँ हैं, प्राइमरी सेक्टर में, है ना। ये प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इनका कितना है, केवल 15%। 58% लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी को कंट्रीब्यूट केवल 50% कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भी लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इनकम बहुत कम है ना, इनकम उनकी बहुत कम है। जबकि 17% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 30%। और 25% लोग कहाँ काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर, और इनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में कितना है, 55%, है ना। वाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड। अब यहाँ बोल रहा है कि 58% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 15% है केवल, है ना। तो बोल रहा है कि क्यों ये लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं जबकि इनकम इतना कम है, तो वाई पीपुल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, वाई आर, वो क्यों नहीं जा रहे हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। तो दिस इज सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ जॉब्स आर इन रूरल एरिया। अब बोल रहा है कि जॉब्स इन रूरल एरिया आर अवेलेबल, मोस्टली जो गांव में
जॉब्स रूरल सेक्टर में अवेलेबल है, लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं. implying that more people are engaged in farming and allied activity but contributing less to GDP. और जनरली क्या है, ज़्यादातर लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन जीडीपी को कंट्रीब्यूशन जो योगदान है जीडीपी में कम है. 58% केवल 15% का जीडीपी का योगदान कर रहे हैं. दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो. तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है वो कम है. इन रूरल एरिया जो भी लोग इंगेज्ड हैं प्राइमरी सेक्टर में उनकी प्रोडक्शन क्षमता कम है. लो प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज लो अर्निंग विच इज वाई देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरिया. और प्रोडक्टिविटी लो है, क्यों है? जब प्रोडक्टिविटी लो होगी तो क्या होगा, वाइड स्प्रेड, गरीबी ज़्यादा होगी. अब प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, ये भी एग्जाम्पल होता है कि गांव के लोगों की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है. तो कम होने का बहुत सारा कारण है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड या लैंड होल्डिंग पर हेड और एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत कम है ना. इंटेंसिव फार्मिंग आप पढ़े होंगे, तो एवरेज लैंड होल्डिंग क्या है इंडिया में, बहुत कम है. एवरेज लैंड होल्डिंग जिसको कहेंगे ये बहुत कम है. एक पर हेड क्या है 2 एकड़, ज़्यादातर किसानों को 2 एकड़ से कम ज़मीनें हैं. तो ज़मीन मोस्टली जब ज़मीन कम होगी तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज यूज्ड बाय फार्मर और सेल्फ कंज्यूम. ज़्यादातर जो भी प्रोडक्शन होता है फार्मर खुद कंज्यूम कर जाता है ना, बहुत कम बचता है कि वो सेल करे. तो लो प्रोडक्टिविटी का कारण एक ये है कि स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण स्मॉल होल्डिंग है तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली कम होगी. जब ज़मीन कम है तो प्रोडक्शन कहाँ से ज़्यादा हो पाएगा, है ना. और उसके बाद दूसरा कारण है कि हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बहुत कम है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी कम है जिसके कारण किसानों की प्रोडक्टिविटी कम है. जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इनकम कम होगा. Why is the percentage of female worker low and lower in urban area? बोल रहा है कि why percentage of women workforce in rural as well as in urban area is very low? क्या कारण है? तो this is because female education in India is still a far cry, implying low opportunities for the job. तो यहाँ पर पहला कारण बोला है कि फीमेल लिटरेसी इन कंपेरिजन टू मेल लिटरेसी इज वेरी लो. महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है मेल के कंपैरिजन में कम है जिसके कारण जॉब जो महिलाएं हैं कम कर पाती हैं. Among most of the family in urban area, job work for the women is still governed by the family decision rather than the individual own decision. दूसरा कारण ये बोल रहा है कि mostly female were governed by the Indian family. महिलाओं को ज़्यादातर क्या है परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है ना. और जनरली ज़्यादातर जो भी फैमिली है महिलाओं को जिम्मेदारी घर संभालने की ज़्यादातर दे देती है ना. और जिसके कारण केवल मेल काम करता है और महिलाएं घर की देखरेख में लग जाती हैं. तो ये भी एक कारण है कि महिलाएं ज़्यादा कोशिश नहीं करती हैं या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उनको रिलीज नहीं किया जाता है जॉब के लिए. और अगला हायर एम्प्लॉयमेंट एमॉन्ग वुमेन इन रूरल एरिया इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. अब हायर एम्प्लॉयमेंट एमॉन्ग वुमेन इन रूरल एरिया, जो भी एम्प्लॉयमेंट रेट है महिलाओं का अर्बन एरिया से रूरल एरिया में ज़्यादा है ना. और ओइंग टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और जिसका कारण क्या है ये गरीबी का कारण है ना. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरिया, क्योंकि लैंड की कमी है और जिसके कारण पॉवर्टी ज़्यादा है. ज़मीन कम होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी और डेफिनेटली गरीबी रहेगी. वाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर इन अर्बन एरिया, तो ये तो पढ़ लिए थे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय द इंडस्ट्री 1999 से 2000 तक दिया है ना. इंडस्ट्रियल कैटेगरी, प्राइमरी सेक्टर, रूरल, तो ये भी डाटा हमने देखा है एक बार.
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अक्रॉस द इकोनॉमिक सेक्टर फ्रॉम 2000 टू 2012, है ना। यहाँ पर 2000, 2005, 2010 एंड 2012 दिया हुआ। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर दिया हुआ है ना। 2000 में 59.8% लोग इंगेज थे, है ना। और वहीं पर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.1, सर्विस सेक्टर। अब जैसे जैसे क्या है, हम बढ़ते गए आगे, जो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर वर्कर था वो कम होते गया, और क्या हुआ, बाकी जो सर्विस है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इंक्रीज, बढ़त होती गई। तो डेफिनेटली क्या है, जितना ज़्यादा हम प्राइमरी सेक्टर को छोड़ते जाएंगे और सेकेंडरी और टर्सरी में अपने वर्क फोर्स को लगाते जाएंगे, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता जाएगा। कोई भी जो डेवलप नेशन होता है वहाँ पर आप देखोगे ये, तो वहाँ पर क्या है, बहुत कम। आप यूनाइटेड किंगडम में अगर चले जाओगे तो वहाँ केवल 2% लोग प्राइमरी सेक्टर में है। अमेरिका वगैरह में 5% है। तो जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ बहुत कम, ज़्यादातर लोग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और परिणाम क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी, है ना, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेक्टर। तो ये सारा डाटा है, एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन मिलियंस, है ना, एम्प्लॉयमेंट। तो 1992 से 97 तक दिया गया है, 8, है ना, 5 ईयर प्लान, 8वां 5 ईयर प्लान का दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो 23.3% यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रहा। 8th, 9th, 10th, 11th ये सारे प्लान दिए गए हैं, है ना। एस्टिमेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मिलियन, कितने लोग हमारे यहाँ एम्प्लॉयड थे, काम कर रहे थे, तो ये सारा मिलियन में दिया है। 34, ये धीरे धीरे ग्रोथ करते गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है, 2002 से 7 तक 10th 5 ईयर प्लान में 35.5% लोग एम्प्लॉयड थे। 2007 से 2012 तक 35, यहाँ पर घटा जब। तो ये अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, ये मिलियंस में दिया हुआ, तो मिलियन आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ इसके बाद क्या देख रहे हो कि ये एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है ना। अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।